वेलकम बैक, नमस्कार, प्रणाम सभी को। लिमिटेशन एक्ट सीरीज के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। आई होप कि लेक्चर 1 से लेकर 3 तक जितना हम पढ़ चुके हैं उतना आपको याद हो गया होगा, क्योंकि पढ़ने में मज़ा तभी आएगा आगे जब पिछली चीज़ें दिमाग में स्टोर होती जाती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डील with part 1, which is preliminary, which includes two sections, section 1 and 2, and ये दोनों ही हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो सेक्शन 1, जैसा कि मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया आपको कि अमूमन सारे एक्ट्स का पहला सेक्शन जो होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल वगैरह हम कर चुके हैं, एनफोर्समेंट डेट वगैरह भी कर चुके हैं। तो अगर ये पहला लेक्चर है आपका जो आप देख रहे हैं, सो प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर से कोई भी एक्ट को देखना शुरू करो, तब आपको क्लियरली समझेगा। तो सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन ये बताता है कि उसका छोटा नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है, कहाँ तक उसका ज्यूरिसडिक्शन फॉल करता है, उसका एक्सटेंट क्या है और उसकी कमेंसमेंट डेट। सो शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, लिमिटेशन एक्ट 1963। एक्सटेंड कहाँ तक होता है, ये एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ इंडिया। ये भी हम कर चुके हैं कि जब 2019 में आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, बराबर, जिसका प्रभाव लगभग कई सारे एक्ट्स में पड़ा। तो उनमें से एक एक्ट ये भी है जिसने ओमिट कर दिया था वर्ड एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो अब लिमिटेशन एक्ट जो है वो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी लागू होता है, ज्यूरिसडिक्शन इसका फॉल होता है। तो इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1964। सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन कवर्स सेक्शन 1। नाउ सेक्शन 2 में मैंने जैसा आपको बताया था पहले भी कि हर एक्ट में डेफिनेशंस, जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स भी मैं हमेशा एम्फसाइज करता रहता हूँ कि आपकी वोकैबुलरी बहुत एनरिच्ड होनी चाहिए। तो इसीलिए इस एक्ट में आने वाले जो अधिकतर वर्ड्स हैं उनको डिफाइन किया गया है कि उनको आप किस संदर्भ में पढ़ेंगे, राइट। सो कुल मिला के 14 डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, 14 डेफिनेशंस आर गिवन। जिसको एक और चीज मैं शुरुआती चैनल जब लॉन्च किया था हमने, तो उसके शुरुआती दिनों में मैंने रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोला हुआ। सो बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती ही है, थोड़ी टफ भी होती है, तो इसलिए अब मैं आपको रीड बिटवीन द लाइंस के आधार पे ये डेफिनेशन समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगी। लेकिन बेयर एक्ट पढ़ना छोड़ना नहीं, ठीक है, बेयर एक्ट को पढ़ना भी है और साथ ही समझना भी। तो 14 डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन बात करती है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट वर्ड से तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए एप्लीकेशन। सो वन हु अप्लाइज, तो एप्लीकेशन और एप्लीकेंट से क्लिक होना चाहिए अप्लाई। सो वन हु अप्लाइज टू कोर्ट, जो पहला आवेदन देगा कोर्ट में, टू इनिशिएट अ लीगल प्रोसीडिंग। इनिशिएट मतलब शुरुआत करने के लिए, किस चीज की शुरुआत, लीगल प्रोसीडिंग की। जो ये काम करेगा उसको क्या कहा जाएगा टेक्निकली, पिटिशनर। या वो बंदा क्या करेगा, फाइल करेगा किसी भी तरह की रिक्वेस्ट, अपील कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है, सूट कर सकता है, बराबर। तो ये दिया है 2A। 2B बात करता है कि वो जो एप्लीकेशन देगा किसी फॉर्मेट में देगा ना, तो जिस फॉर्मेट में एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट होती है उसको पिटीशन कहा जाता है। पिटीशन को एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को पिटीशन और पिटीशन को एप्लीकेशन, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सो एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन, बस 2B में इतना ही दिया हुआ है। सो 2B के बाद 2C में बात किया है बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी मिलेंगी ना जो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो ऊपर भी कहा गया है, लगभग सेम है, बट हैं उनमें थोड़े से डिफरेंसेस, रीडिंग के साथ और समझने के साथ क्लियर हो जाएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज बात करता है वो रिटन डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन डॉक्यूमेंट टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू थर्ड पर्सन।
कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट, चिट्ठी, पर्ची, रिसीट, जिसमें ये लिखा रहता है कि इतना अमाउंट जो है किसी तीसरे बंदे को दे दो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हुंडी और चेक। चेक में भी यही करते हैं ना, अमाउंट लिख देते हैं, बंदे का नाम लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, अकाउंट पे ही कर देते हैं, या सेल्फ चेक होता है। अब आते हैं बॉन्ड में। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज अ रिटन प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ थर्ड पर्सन, सॉरी, टू अ थर्ड पर्सन। यहाँ पे अब देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है वही लगभग बात नीचे लिखी हुई है, खाली चेंज क्या है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस डाल देगा, या वो अनकंडीशनली भी हो सकता है, कंडीशन डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है। तो वो चीज किसमें आ गई? बॉन्ड में। क्लियर? 2E में बताया है डिफेंडेंट की डेफिनेशन। डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी। डिफेंडेंट एक वीडियो मैंने शॉर्ट्स में बनाया है, प्लेंटिफ सूट एंड डिफेंडेंट, उसको भी देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी, वो बंदा है अ पर्सन अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ एक लीगल केस या क्लेम कोर्ट में फाइल किया गया है, प्रतिवादी। क्लियर? ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट राइट, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जहां भी आप पढ़ेंगे चीजें तो ईजमेंट वर्ड आता है। तो अब उसका मतलब क्या होता है? ईजमेंट वो राइट है एक बंदे का, राइट जो किसी के पास है, लगभग ये हर किसी के पास होता है, आपके पास, मेरे पास, ईजमेंट राइट होता है हर किसी के पास। अ राइट वन हैज टू यूज समवन एल्सेस लैंड, किसी अन्य के लैंड को इस्तेमाल करेगा वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब मान लो कि जैसे मेरा ऑफिस है, मैंने ये खरीद लिया, तो क्या मेरे ऑफिस के बाहर जो फुटपाथ है या जो पैसेज है, मैं वहां पे रोक लगा दूं कि मैंने ये शॉप खरीदी है या ये फ्लैट ओन किया है, ये मेरा लैंड है, तो उसके बाहर मैं रोक दूं सबको कि कोई यहाँ से निकलेगा नहीं? या मैं वहां से आने वाली हवा रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर दूं? पॉसिबल ही नहीं है ना वो। तो क्योंकि बाजू वाले के पास भी निकलने का अधिकार तो है, तो इस तरह के अधिकार जो होते हैं वो होते हैं ईजमेंट राइट्स। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन 2G में डिफाइंड है, फॉरेन कंट्री। सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी देश जो भारत के बाहर है, या कोई भी देश अदर देन इंडिया, भारत के सिवा, भारत के अलावा। गुड फेथ की डेफिनेशन भी कई सारे एक्ट्स में है, क्रिमिनल एक्ट्स में भी है, सिविल एक्ट्स में भी है, यहाँ पे जो है वो मैटर करता है। तो गुड फेथ का मतलब होता है डूइंग समथिंग विद ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। आप कोई भी चीज ईमानदारी के साथ और सिंसियरिटी के साथ कर रहे हो, विदाउट ट्राइंग, और आप कोशिश नहीं कर रहे हो किसी को धोखा देने की या किसी के साथ चीटिंग करने की। अगर आप इस तरह से कोई काम कर रहे हो तो वो माना जाएगा इट इज डन इन गुड फेथ। प्लेंटिफ क्या होता है? मैंने जब डिफेंडेंट बताया था तो उसको क्या बताया था? प्रतिवादी। प्लेंटिफ होता है वादी। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा जो डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और सूट का एक शॉर्ट्स है, वो देख लेना, ये क्लियर हो जाएंगे टर्म्स। तो वादी, पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस टू कोर्ट, वो बंदा जो पहले आएगा केस लेके कोर्ट में या फाइल करेगा लॉ सूट, वो होता है वादी। क्लियर? नेक्स्ट, हमने इसके पहले के वीडियो में जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन किया था तो वहां मैंने रेफरेंस दिया था ना सेक्शन 2J और 3 का, सेक्शन 2J और 3 का। ये आ गया 2J, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट within which a lawsuit or legal action must be initiated, and for this reason we are studying the whole limitation act, right? So period of limitation क्या है? जिस अवधि के अंदर आप लॉ सूट या लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, जो दिया हुआ है कानून में। देन आता है प्रॉमिसरी नोट। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। अब फिर से आ गया, हम ऊपर भी कुछ चीजें इससे मिलती जुलती कर चुके हैं। सो प्रॉमिसरी नोट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर वन पर्सन प्रोमिसेस टू पे, एक बंदा प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दूसरे को किसी स्पेसिफाइड डे पे या उसकी डिमांड पे। समझे? तो चीजें जो है, देखो चीजें, एक एक चीज जो है
वो फैक्ट चेंज हो रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, नाम उसका चेंज हो रहा है कि किस चीज को डिफाइन। सो दिस वाज द प्रॉमिसरी नोट कि रिटन डॉक्यूमेंट है वेयर वन पर्सन प्रॉमिसेस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन ऑन अ स्पेसिफाइड डे और ऑन डिमांड। कभी नोट देखा है जो करेंसी है हमारी, उस करेंसी में भी लिखा रहता है, देखो उस करेंसी में यहाँ क्या लिखा है, ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 200 रुपीज। अगर ये कभी देखा नहीं है तो इसको जरूर देखो। तो ये भी एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है जो साइंड बाय गवर्नर होता है। यहाँ पे ये वादा करते हैं मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। देन आता है सूट। शॉर्ट्स का जो मैंने बताया ना, मैंने एक पर्टिकुलर शॉर्ट में ये तीन कॉन्सेप्ट ही दिखाए हैं, सूट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो सूट का मतलब होता है वाद। अच्छा, अब भाई तुमको जुडिशरी के लिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा कि सूट की डेफिनेशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन एक्ट, क्या बताओगे? सूट की डेफिनेशन तो हम कुछ और भी कॉम्प्रिहेंड करते हैं ना, बट जब सवाल आएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन एक्ट, तो आपको ये आंसर टिक करना है कि लिमिटेशन एक्ट में सूट डिफाइंस सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान रखना, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। टॉर्ट, टॉर्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली। लोग समझते हैं टॉर्ट का मतलब क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया या किसी का ट्रस्ट का ब्रीच कर दिया तो टॉर्ट हो जाता है। नहीं भैया, क्लियरली डिफाइंड है यहाँ, नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी भी तरह का सिविल रॉन्ग टॉर्ट होता है। तो जैसे मान लो टॉर्ट के एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब मेरे बाजू वाला आकर के बाहर हल्ला करने लगे, जोर जोर से बातें करने लगे, बराबर, या हॉर्न बजाने लगे, हॉन्किंग करने लगे, तो भाई उससे मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ये क्या है, एक तरह का न्यूसेंस। ऑल न्यूसेंस सिविल रॉन्ग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉर्ट। ठीक है, उसके ऊपर भी हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी लेक्चर बनाएंगे। ट्रस्टी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रस्टी हु होल्ड्स प्रॉपर्टी और मैनेजेस असेट्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। ट्रस्ट जो होता है किसी के भले के लिए बनता है, जैसे एजुकेशनल ट्रस्ट होते हैं, पढ़ाई के लिए बनाए जाते हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए। हाँ, उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए भी प्रोविजंस रहते हैं कि उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो ये बेनिफिशियरी इंटरेस्ट के साथ बनाया जाता है। तो वो ट्रस्टी उसका जो होगा, या किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी जो होता है वो होल्ड करता है प्रॉपर्टी, मैनेज करता है उसके एसेट्स उन सारे लोगों के बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स, और उसका कर्तव्य होता है, उसका ड्यूटी होता है टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट। वो कोई भी एक्ट करेगा वो किसके हित में करेगा, किसके इंटरेस्ट में करेगा, ऑफ द पर्सन, उस बंदे के या उस ग्रुप ऑफ पर्संस के जिसके लिए वो ट्रस्ट बना है या जिसके लिए वो मैनेज कर रहा है, मतलब उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन एक्ट, ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ बेनामीदार। आगे एमसीक्यू का क्वेश्चन क्लियर है। सो ये था हमारा पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 एंड 2। अब आई होप 14 डेफिनेशंस लर्न हो जानी चाहिए कल तक। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल सो दैट आवर रीच जो है, हमारी रीच उन तक पहुंचे जिन्हें हमारी जरूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।